हेलो बच्चों, उत्थान क्लासेस के रावले में आप सभी का स्वागत है। और मैं प्रहलाद सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा कौन सा है? खाद्य सुरक्षा है। और खाद्य सुरक्षा से संबंधित हमें चीज़ों की जानकारी प्राप्त करनी है। एक बहुत अच्छा टॉपिक है खाद्य सुरक्षा। अगर हम बात करें खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना होता है तो वो आप यहाँ पर समझें। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। तरीका क्या होता है कि जब हम किसी टॉपिक को स्टडी करते हैं या उस टॉपिक के बारे में हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। और उसका एक सीक्वेंस होता है, इसका एक ऑर्डर होता है जिसके आधार पर हमें चीज़ों को समझना होता है। इससे दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि संपूर्ण टॉपिक की को समग्रता में पढ़ने का हमें तरीका आ जाता है। और फिर जब हम उसे क्रम में उसे तोड़ करके पढ़ते हैं तो हमें उसका ऑर्डर पता चलता है, क्रम पता चलता है। और क्रम पता चलने का मतलब ये होता है कि हमें उन चीज़ों को, उन घटनाओं को याद रखने में क्या होती है, आसानी हो जाती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए हम समझते हैं कि खाद्य सुरक्षा में आपको क्या पढ़ना होता है और इसके बारे में आप पॉइंट वाइज समझते हुए नोट करेंगे मेरे साथ साथ और आप देखेंगे। इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट के इसके अवयव। तीसरा आपको समझना है कि खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत पीडीएस का क्या महत्व होता है। पीडीएस जिसे कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और फिर आपको समझना है इसमें आईसीडीएस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईसीडीएस डिटेल में इसकी स्टडी करनी है आपको। जिसे कहते हैं समन्वित बाल विकास योजना, समन्वित बाल विकास योजना। ठीक है। और फिर एक चीज आपको समझनी है एमडीएम, मध्याह्न भोजन योजना। आईसीडीएस जो है इसके बारे में समझना, आईसीडीएस क्या होती है, एमडीएम क्या होता है, पीडीएस क्या होता है और इन सब का खाद्य सुरक्षा से क्या संबंध होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर आप यहाँ तक पढ़ते हैं तो आपको ये जानकारी हो जाएगी कि खाद्य सुरक्षा में क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पीडीएस प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि खाद्य सुरक्षा होती क्या है, उसके बारे में हम समझते हैं। ओके, चलो। खाद्य सुरक्षा अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आपको समझना है। देखो, खाद्य सुरक्षा क्या होता है? तो खाद्य सुरक्षा में क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। खाद्य सुरक्षा का संबंध होता है कि आवश्यकता अनुसार एक व्यक्ति के द्वारा पोषक तत्वों से युक्त भोजन की प्राप्ति खाद्य सुरक्षा कहलाती है। देखो, एक व्यक्ति है, अपना जीवन यापन कर रहा है और उसके लिए खाद्य की सुरक्षा क्या है? हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और सक्रिय जीवन व्यतीत करना चाहता है। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हम कहाँ से प्राप्त करते हैं बताओ? वायु स्रोतों से। और वायु स्रोतों में हम उसको किसके रूप में लेते हैं? भोजन के रूप में लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार बनता है कि वो अपना सक्रिय और अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए उसे पोषक तत्वों से युक्त भोजन प्राप्त हो। अगर किसी व्यक्ति को पोषक तत्वों से युक्त भोजन की प्राप्ति हो रही है तो उसके लिए वो खाद्य सुरक्षा की स्थिति कहलाती है।
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप इस बात को इसकी परिभाषा के रूप में बता सकते हैं कि अगर आप इसे डेफिनेशन दें तो कैसे देंगे इसकी डेफिनेशन, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या बताएंगे? आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों युक्त पोषक तत्वों से युक्त भोजन की उपलब्धता खाद्य सुरक्षा कहलाती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सॉरी। अब खाद्य सुरक्षा के लिए ग्लोबल फूड समिति 2016 में जब समिति आयोजित की गई तो उसमें इसकी परिभाषा को थोड़ा सा शब्दों का चेंज करके बताया गया। चीज वही है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि राइट जो इसकी परिभाषा है, जो उन्होंने एक बेहतर तरीके से तार्किक तरीके से प्रस्तुत की है, तो आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। जिसमें आपने ग्लोबल फूड समिति की बात की, तो ग्लोबल फूड समिट 2016, इसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा को कैसे परिभाषित किया गया, एक बार इस पर आप ध्यान देते हैं। ग्लोबल फूड समिति 2016 के अंतर्गत ये परिभाषित किया गया कि खाद्य सुरक्षा क्या होती है। यहाँ पर यह बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो स्वस्थ और सक्रिय जीवन यापन करने हेतु अपनी आवश्यकता एवं पसंद के अनुरूप, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप पोषक तत्वों से युक्त भोजन की जो प्राप्ति सुनिश्चित करता है उसी को खाद्य सुरक्षा कहते हैं। इसका मतलब मैंने अभी बताया, हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और स्वस्थ रहना उसका अधिकार भी है। क्लियर हो गया कि नहीं? कि प्रकृति ने जिस व्यक्ति को जन्म दिया है उसका स्वस्थ रह करके सक्रिय जीवन यापन यानी कि समाज में और अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सक्रिय जीवन व्यतीत करने के लिए उसकी स्थिति का होना। और सक्रिय जीवन कब होगा? जब ऊर्जा होगी। ऊर्जा कब प्राप्त होगी? जब पोषक तत्वों युक्त भोजन की प्राप्ति होगी। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने भोजन में पोषक तत्वों को अलग अलग चीज़ों से प्राप्त करता है। कोई वेजिटेरियन होता है तो विभिन्न प्रकार की वनस्पति, फल, सब्जी इत्यादि से करता है। कोई क्या होता है? नॉन वेजिटेरियन होता है। इट मीन्स वो नॉन वेजिटेबल तरीके से क्या करता है? इन चीज़ों को प्राप्त करता है और अपने पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सक्रिय जीवन होती स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार एवं पसंद के अनुरूप, पसंद से मतलब वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन के आधार पर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप। आर्थिक स्थिति क्यों? क्योंकि भाई हर किसी की क्षमता नहीं होती है कि वो हर उस चीज़ से इन तत्वों को प्राप्त कर सके जिनको वो पसंद करता है। पसंद भी होना जरूरी है, साथ ही साथ अच्छा एक बात बताओ, हर कोई व्यक्ति को लगता है कि पर डे मुर्गा खा लेगा, बोलो मछली खा लेगा? नहीं खा सकता। हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास में पर्याप्त मात्रा में दूध की स्थिति हो। लेकिन हर कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं हो सकता कि पर डे वेजिटेबल्स का भी प्रयोग करता है ना? तो कहने का मतलब है चाहे वो दालों से प्राप्त करे, वेजिटेबल्स वगैरह हुआ या आपके नॉनवेज हुआ, जिससे भी प्राप्त करना चाहता है तो वो उसकी किस पर निर्भर करता है? उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। तो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप पोषक तत्वों से युक्त भोजन की प्राप्ति करना ही क्या कहलाता है? खाद्य सुरक्षा कहलाता है। और ये परिभाषा किसने दी? चीज़ वही है जो मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन थोड़ा तार्किक तरीके से प्रस्तुत कर दिया। तो इसकी एक अच्छी तार्किक परिभाषा कैसे हो गई तो उसको आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो नोट कीजिए, यहाँ बता दीजिए आप, प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन यापन
करने के लिए स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन यापन करने के लिए आवश्यकतानुसार एवं अपनी पसंद से एवं अपनी पसंद से अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप आर्थिक स्थिति के अनुरूप पोषक तत्वों से युक्त भोजन की प्राप्ति करना, भोजन की प्राप्ति करना खाद्य सुरक्षा कहलाता है। खाद्य सुरक्षा कहलाती है। फिर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप इस पॉइंट को नोट करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं। जो तकनीकी मैं आपसे यूज कर रहा हूँ आपके लिए, उस तकनीकी में मेरा अनुभव थोड़ा कम है, लेकिन चीज़ों को आपको समझना है और जो मैं बोल रहा हूँ उससे बोलने के साथ साथ मेरी राइटिंग से मैच करेंगे और ठीक से नोट्स बनाएंगे, कहीं कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है बेटा? चलो, तो अब आपने एक चीज़ को समझ लिया इतने समय में कि खाद्य सुरक्षा किसे कहा जाता है। अब हमारा जो अगला जो पॉइंट आएगा उसको हम समझेंगे किसके आधार पर? खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा के अगर हम बात करते हैं, अवयवों की बात करते हैं, तो खाद्य सुरक्षा की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर आप समझेंगे खाद्य सुरक्षा। अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात करें तो आप इसके प्रमुख अवयव की खाद्य सुरक्षा में अगर आपने परिभाषा दी है, इस परिभाषा के अनुरूप आपको क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी है। पहली पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या चाहिए? पोषकता। मोस्ट है कि नहीं? और अगर पोषकता की बात करते हैं तो पोषकता में किसको समझ लिया जाएगा बताओ? कि पोषक तत्वों की प्राप्ति, यानी कि आप जो भोजन ले रहे हैं खाद्य सुरक्षा के तहत, उसमें पोषकता का होना जरूरी है। और पोषकता का संबंध किससे होता है? पोषक तत्वों से। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? पोषक तत्वों की प्राप्ति। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसका अगला पॉइंट, तो यहां पर आप बता देंगे उपलब्धता या पर्याप्तता। और पर्याप्तता का संबंध क्या होता है? पर्याप्तता का मतलब होता है उसकी उपलब्धता से, इसकी उपलब्धता से। उपलब्धता का मतलब क्या होता है? उपलब्धता का मतलब आप ऐसे समझिए कि हर व्यक्ति पोषक तत्व प्राप्त करना चाहता है, पोषक तत्वों से युक्त भोजन लेना चाहता है, तो उसके लिए पोषक तत्वों का होना भी तो आवश्यक है, यानी कि उसकी पर्याप्तता होना चाहिए। अगर पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित होगी तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को पोषक तत्वों से युक्त भोजन की प्राप्ति भी हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि खाने के लिए आप क्या खाएंगे? भोजन। और भोजन लेंगे तो इसका मतलब है कृषि उत्पादों में क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि। तो बताओ, आप अपने भोजन में पोषक तत्व में क्या लेना चाहेंगे? दाल, गेहूं, चावल, सब्जी, बोलो जितनी भी हैं, इन्हीं से तो पोषक तत्व प्राप्त करेंगे। और इनकी पोषक तत्वों की उपलब्धता कैसी होनी चाहिए? इनका उत्पादन अच्छा होना चाहिए।
अगर इनका उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होगा तो हर व्यक्ति के पास में इनकी उपलब्धता भी क्या होगी, अच्छी होगी। लेकिन आप जानते हैं कि चाहे गेहूं हो, चावल हो, दाल हो, हरी सब्जी हो, अगर आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं और ये आपके पास उपलब्ध भी है तो इनकी उपलब्धता तक आपकी पहुंच होना जरूरी है। पहुंच कैसे भाई, बाजार में सब्जियां हैं, खूब सब्जियां हैं, लेकिन कोई सब्जी फ्री में देगा क्या आपको, बताइए आप। बाजार में क्या है, आप हर चीज़ खरीद सकते हैं, आप दाल खरीद सकते हैं, चावल खरीद सकते हैं, सोयाबीन खरीद सकते हैं, चने खरीद सकते हैं, हर चीज़ खरीद करके अपने पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन खरीदने के लिए आपके पास संसाधन भी तो होना जरूरी है। इसका मतलब खाद्य सुरक्षा का अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो क्या आता है बच्चों, इसके अंतर्गत जो आता है वो आएगा आपका पहुंच। क्या चीज, पहुंच। और पहुंच का मतलब क्या होता है वो भी आप क्लियर समझ लेंगे। पहुंच का मतलब हो गया कि आपके बाजार में हरी सब्जियां भी हैं, दाल भी हैं, लेकिन सभी बाजार से मिलेंगी। और जब बाजार से मिलेंगी तो इसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। अच्छा, पैसा किससे आएगा बताओ, आय से आएगा। जब आय होती है तो किससे होती है, उत्पादन से होती है। इसका मतलब ये हो गया कि इन तक अगर पहुंच करनी है, खाद्य सुरक्षा तभी स्थापित होगी, उस तक पहुंच तभी स्थापित होगी जब आपकी प्रति व्यक्ति आय क्या हो बताओ, प्रति व्यक्ति आय क्या हो, अधिक हो। क्यों, क्योंकि व्यक्ति के पास में प्रत्येक व्यक्ति की आय अधिक होगी तो आय अधिक होने की स्थिति में उसकी क्रय शक्ति भी क्या होगी, अधिक होगी। व्यक्ति जितना ज्यादा कमाएगा उसकी बाजार से खरीदने की शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। मान लीजिए आप 1000 रुपये महीने पे कमा रहे हो तो आप उसी के अनुरूप आप दाल सब्जी रोटी अपनी खाएंगे पिएंगे, है ना। तो हो सकता है उसमें से आप जो पोषक तत्व प्राप्त कर रहे हैं उनमें कुछ कमी रह जाए, है ना। लेकिन जैसे ही आपकी आय बढ़ेगी तो आपकी पहुंच और ज़्यादा बढ़ेगी। मान लीजिए आपकी आय कम है तो आप डालना से काम चला रहे हो, है ना, नहीं खरीद पा रहे हो देशी की। लेकिन जब आपकी आय ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी आय बढ़ने से आपकी आय में वृद्धि होगी तो फिर आपकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। फिर आप क्या करेंगे बताओ, डालडा की जगह पर देशी घी का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। इसका मतलब आपकी पहुंच खाद्य सुरक्षा में और आगे बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आप हरी सब्जियों को प्रतिदिन लेना शुरू कर देंगे क्योंकि आपकी आय बहुत अच्छी है। अब बहुत सी स्थिति तो ऐसी भी होती है, आप सब लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति रोजाना हरी सब्जी प्राप्त नहीं कर पाता है। हर दिन किसी के यहाँ दाल नहीं बनती है, किसी के यहाँ एक सब्जी बन गई, एक दाल बन गई और बात खत्म हो गई। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, दाल भी बनती है, सब्जी भी बनती है, रोटी भी बनती है, चावल भी बनते हैं, है ना। पूरी थाली एकदम बढ़िया से होती है, अचार वचार भी होता है कि नहीं होता है। तो कहने का मतलब होता है कि व्यक्ति के द्वारा खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत खाद्यों तक पहुंच तभी स्थापित होगी जब उसकी प्रति व्यक्ति आय मतलब उसकी आय अधिक होगी। और जितनी आय अधिक होगी संभवतः उसकी खरीदने की शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होगी। जब खरीदने की शक्ति उतनी ज्यादा होगी तो उसकी खाद्य पदार्थों तक पहुंच भी ज्यादा होगी। क्लियर हो गया। और इसका एक और घटक है जिसे आप समझ सकते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, आपका पाचन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाचन का मतलब क्या होता है इसको भी आप समझ लेंगे। पाचन का मतलब होता है कि जो आप यूज कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो आप पोषक तत्व है उसका पचना भी आवश्यक है। पचने का मतलब ये हो गया कि आपका स्वस्थ होना। तो स्वस्थ जीवन यापन, बेहतर स्वास्थ्य होना जरूरी है आपका। साथ ही साथ एक पॉइंट और है, स्वच्छ पेयजल, सुविधा, स्वच्छ पेयजल सुविधा का होना आवश्यक है। इसका मतलब अब आपने इस बात को समझ लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आपकी खाद्य सुरक्षा कब कहलाएगी, जब प्रत्येक व्यक्ति के पास में क्या हो बताओ, पोषकता स्थापित हो, यानी कि पोषक तत्वों की प्राप्ति हो। पोषक तत्वों की प्राप्ति तब होगी जब उनकी क्या हो बताओ, पर्याप्तता हो, मतलब उनकी उपलब्धता उपलब्धता का संबंध होता है कि कृषि उत्पादन में क्या हो, लगातार वृद्धि होना जरूरी है। ठीक है ना। और तीसरी बात मैंने बताई थी कि आपके लिए क्या होना चाहिए बताओ, उन तक पहुंच होना आवश्यक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पहुंच के लिए क्या है, प्रति व्यक्ति आय का होना जरूरी है जो आपकी क्रय शक्ति को बढ़ाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया।
और फिर उसका पाचन, और पाचन का मतलब होता है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, यानी कि बेहतर स्वास्थ्य होना चाहिए, और जिसमें स्वच्छ पेयजल व्यवस्था को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। इस प्रकार आपके कितने हो गए, 4 इसके महत्वपूर्ण घटक हैं जिन्हें आप नोट करके रखेंगे। दूसरा क्या हो गया, पर्याप्तता। तीसरा क्या है बताओ, पहुंच। और एक क्या हो गया आपका फोर्थ में, पाचन व्यवस्था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, राइट? ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप इसे समझेंगे कि जो आपकी क्या है खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत हम 3 चीजों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। खाद्य सुरक्षा, और खाद्य सुरक्षा में आप इन 2-3 बातों पर विशेष तरीके से फोकस करेंगे और हम एक एक करके इन चीजों को समझेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो क्या है, पीडीएस। क्या होती है बताओ बच्चों, पीडीएस। पीडीएस का मतलब होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, इसे कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगर हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट आप इस बात को बताएंगे कि जो पीडीएस है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, इसके बारे में आपको इसमें संशोधन जो किया गया, वो संशोधन 2 बार किया गया। प्रथम संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई 1992 में, ठीक है। और फिर इसमें क्या किया गया कि लक्षित सार्वजनिक प्रणाली को लागू किया गया। तीनों को हम समझाएंगे बहुत अच्छी तरह से। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 1997 में लागू किया गया। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, संशोधन सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, और इसकी शुरुआत 19 कब हुई थी, 1960 में। हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसका दूसरा पॉइंट, जिसे कहते हैं आईसीडीएस। आईसीडीएस जो है, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसका मतलब समेकित बाल विकास, समेकित बाल विकास योजना या स्कीम। इस योजना को, ये महत्वपूर्ण योजना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम इसे बहुत अच्छे से आपको एनालिसिस करेंगे। इसे शुरू किया गया कब, 1975 के अंतर्गत। और अगर हम इसके अंतर्गत तीसरा पार्ट देखते हैं तो वो है एमडीएम। इसे कहते हैं मिड डे मील, मध्याह्न का भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है ना। इस योजना के बारे में आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर रखना है कि इस योजना को 2021 से क्या नाम दिया गया है, 2021 से इस योजना को कहा गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना। इसे आप ध्यान रखेंगे, जब मैं इसे पढ़ाऊंगा तो और इससे अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा। प्रधानमंत्री पोषण योजना कहा जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इस योजना की जो शुरुआत की गई थी उसे ध्यान रखेंगे 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया। कब से, 1995 से शुरू किया गया। क्लियर है। तो चलिए हम एक एक करके अब हम इन तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे ही आप एमटीएम पढ़ेंगे, आपका ये खाद्य सुरक्षा वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम कोई भी हो, कई बार से एग्जाम पूछा गया, मैं आपको बताता रहूँगा। जहाँ जहाँ पर जो एग्जाम में पूछा गया है, आरएस में जो आपका कौन सा क्वेश्चन कहाँ से इस टॉपिक से उठा था, उसको भी मैं एनालिसिस करूँगा आपके लिए। और इस टॉपिक के लास्ट में मैं इससे जुड़े हुए बहुविकल्पी प्रश्न, जिसे हम कहते हैं एमसीक्यूज हैं, उनको भी मैं क्या करूँगा, एनालिसिस करूँगा। क्लियर है ना। तो ध्यान से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए मेरे साथ साथ। तो चलिए हम पढ़ते हैं पीडीएस क्या होती है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में इसमें पढ़ते हैं हम पीडीएस। अगर हम पीडीएस की बात करते हैं तो पीडीएस को कैसे समझना है हमें, तो पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, हम इसकी स्टडी जो करेंगे तो कैसे करेंगे, आप इसे समझ लीजिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में सबसे पहले तो हमें जानना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती क्या है, किसे कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। दूसरा पॉइंट, पीडीएस के उद्देश्य क्या है, पीडीएस के उद्देश्यों के बारे में आप समझेंगे।
क्लियर हुआ? और पीडीएस व्यवस्था है क्या? पीडीएस व्यवस्था, ठीक है ना। हम पीडीएस को इन 3 भागों में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना है कि पीडीएस क्या होता है। इसका मतलब हो गया पीडीएस की परिभाषा क्या है। हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग, बताओ। और देखो, कोई भी समस्या आती है, किसी भी प्रकार का कोई पॉइंट ऐसा है जो मैं आपको एनालिसिस कर रहा हूँ, तो ध्यान देने की बात है। मैं बहुत तेज़ी से नहीं पढ़ाता, मैं आराम से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स जो है ये बहुत धीमी गति से ही पढ़ाया जाता है। क्योंकि इसमें जो टर्मोलॉजी होती है, इसके जो टर्म्स होते हैं वो बहुत टिपिकल होते हैं, उनको बहुत स्पीड के साथ नहीं बताया जा सकता। क्योंकि अगर ऐसा किया तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं होता, और संभवतः 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी बैकग्राउंड कॉमर्स से नहीं होती है। ऐसी स्थिति में वो उसकी टर्मोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं, है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इससे अब जिसकी टर्मोलॉजी समझ में नहीं आती है तो फिर ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है। और ये डायनेमिक सब्जेक्ट है, ये सब आप बात जानते नहीं जानते तो मैं बता दूंगा आपके लिए। यहाँ पर जो कंसेप्ट होता है वो रोटेट करता रहता है। इसका मतलब आप पॉलिटी की तरह या किसकी तरह बताओ, ज्योग्राफी की तरह, जहाँ पढ़ा वहीं खत्म नहीं होता। ये टॉपिक शुरू होता है तो लास्ट तक घूमता भी रहता है ना। इसलिए इस डायनेमिक सब्जेक्ट को समझने के लिए इसकी टर्मोलॉजी को समझना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है ना। तो मैं आपको पीडीएस क्या होता है बता दूं, कह दो बता दो। अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो बता दूंगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप मुझे अनुमति जरूर दे दो, ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। चलो अब हेडिंग डालो, पीडीएस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। ओके, चलिए अब हम समझते हैं पीडीएस की परिभाषा के बारे में। ओके, मैं थोड़ा पेज क्लियर कर लेता हूँ आपके लिए। ओके, तो पीडीएस क्या होती है समझो। पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सरकार गरीब एवं शोषित लोगों के लिए सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराती है। आपने कभी देखा कंट्रोल रेट पर, जो गांव में जो होता है, आपने देखा हो तो गांव में प्रत्येक गांव में क्या होता है, कोटा होता है, उसमें कहते हैं नियंत्रण की मूल्य की दुकान होती है, जहां से आपको क्या मिलता है, गरीब लोगों को बीपीएल एपीएल कार्ड धारक, सुना है कि नहीं सुना है आपने, पढ़ाऊंगा इन सारी चीज़ों को आपको समझाऊंगा। एपीएल क्या होता है, बीपीएल क्या होता है। ओके, तो एबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन जो कार्ड धारक होते हैं, प्रत्येक ग्रामीण में, प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान होती है, जिसे कहते हैं राशन की दुकान। उचित मूल्य की राशन की जो दुकान होती है, वहाँ से सस्ती दरों पर उनको सरकार अनाज उपलब्ध कराती है। अनाज उपलब्ध कराने का मतलब खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, और उनको खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है। उनको क्या प्रदान करती है बताओ बच्चों, खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो अच्छा, अगर हम बात करें किसकी कि क्या होता है तो वो समझ में आ गया। तो जो मैंने बताया है उसको एक बार लिख भी दो। तो चलो मेरे साथ साथ लिखो, क्या लिखना है बताओ। आपको लिखना है खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा आप यहाँ पर बता देंगे। तो खाद्य सुरक्षा, उचित मूल्य की दुकान, उचित मूल्य की दुकान के द्वारा सरकार सस्ती दरों पर गरीब एवं शोषित लोगों के लिए, गरीब एवं शोषित लोगों के लिए गरीब एवं शोषित लोगों के लिए अनाज उपलब्ध कराती है। अनाज उपलब्ध कराती है और उनको खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है।
खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराती है। ठीक है ना। इसका मतलब वे लोग जो बाजार मूल्य पर वस्तु और सेवाओं को खरीद करके अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, वो गरीब लोग, वो शोषित लोग, उन लोगों के लिए सरकार क्या करती है बताओ? उन लोगों के लिए सस्ती दरों पर उन्हें अनाज उपलब्ध कराती है, खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराती है और उनको खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराती है। इसी को कहते हैं हम क्या? पीडीएस। तो पीडीएस जो है, तो पीडीएस का मतलब समझ में आया? तो उचित मूल्य की दुकान। तो उचित मूल्य की दुकान को ध्यान रखना। तो यहाँ से आप इसमें परिभाषा के बारे में समझा। अब हम ये समझेंगे कि उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से जब ये काम किया जाता है तो इसका उद्देश्य क्या होता है ना। तो उद्देश्य के बारे में भी समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम ये समझने जा रहे हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है। ओके, तो पीडीएस के उद्देश्य। पीडीएस के उद्देश्य। तो पीडीएस के क्या उद्देश्य होते हैं एक बार आप समझ लें। पॉइंट जितने भी हैं, जितना मैं समझाता जाऊं आप उसे समझेंगे और एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा और नोट भी कराता जाऊंगा। आपका काम क्या होगा? ध्यान से मेरी बात को सुनना और मेरी बात को सुनने के बाद उसको तुरंत जैसे मैं नोट कराऊं उसी प्रकार से आपको उसे नोट भी करना है। ओके, क्लियर है? चलो ठीक है, तो शुरू करें हम इसको। तो देखिए, जो पीडीएस प्रणाली होती है इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि गरीब एवं शोषित लोगों के लिए सस्ती दरों पर क्या बताना? अनाज उपलब्ध कराना। अच्छा देखो, हर किसी के पास में इतने संसाधन नहीं होते कि वो पूरे साल भर के लिए अपना अनाज उपलब्ध करके अपने पास सिक्योरिटी के रूप में रख सके। केवल अनाज ही हो, बताओ बाकी चीज़ें वो क्या करेगा? यानी हरी सब्जियां हुआ, दाल हुआ, उन्हें वो भी तो खरीदना होता है। देखो, सरकार ने बहुत सारी व्यवस्था की गई है। मैं आपको स्टेट लेवल की भी जानकारी दूंगा। उसमें क्या है कि आपको जो किट प्रदान की जाती है, जिसमें आपको क्या दिया जाता है? आपको गेहूं भी दिया जाता है, चावल भी दी जाती है, दाल भी दी जाती है, तेल भी दिया जाता है, मसाले भी दिए जाते हैं। नहीं समझे? और आपको क्या दिया जाता है बताओ? गए चने भी प्रदान किए जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया संपूर्ण किट उपलब्ध कराई जाती है जिससे कि संपूर्ण पोषकता उनको प्राप्त हो सके। और ऐसा करके सरकार क्या चाहती है कि वे लोग जिनकी बहुत ज़्यादा आय नहीं है, जिनके पास में संसाधन, जिनके पास आय प्राप्त करने के ज़्यादा संसाधन नहीं है, उनके के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो पहला उद्देश्य इसका क्या हो गया बताओ? इसका पहला उद्देश्य तो ये हो गया कि इसके अंतर्गत सरकार गरीब लोगों के लिए, शोषित लोगों को अनाज उपलब्ध कराती है। किसके माध्यम से बताओ? पीडीएस के माध्यम से। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पहला उद्देश्य क्या हो गया बताओ? गरीबों के लिए सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराओ। अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अच्छा भाई, दूसरा उद्देश्य क्या होता है? ऐसा क्यों कर रही है सरकार? ताकि जो वो गरीब लोग हैं, सोचो अगर उनकी ये आवश्यकता सरकार पूरा कर देती है तो जो वो कमा रहे हैं, जो उनकी अर्निंग हो रही है, तो खाद्य के मामले में तो सरकार ने सहायता करती, तो बाकी की ज़रूरतों को वो जो कमा रहे हैं, जो उनका उत्पादन करके जिनको आय प्राप्त हो रही है, उससे वो बाकी की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। जैसे अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ठीक है, उनका शादी संबंध करना, जो कुछ भी उनकी सामाजिक आवश्यकता है उनकी पूर्ति करेंगे। तो इसका मतलब जो एक हिस्सा अनाज की उपलब्धता या खाद्यान्न की उपलब्धता के लिए उसके एक आय का हिस्सा जाता था, अब वो आय का हिस्सा उधर जाने से बच जाएगा। और जब वो बचेगा तो वो फिर उसकी अन्य सामाजिक अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होगा। तो इसका उद्देश्य क्या हो गया कि वो हिस्सा उनको कम कमाना पड़ेगा, मतलब वो आय उनकी बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वो धीरे धीरे करके गरीबी के दुष्चक्र से क्या आएंगे? बाहर आएंगे।
और ऐसा करके जब वो बाहर आएंगे तो इसी को क्या कहते हैं, सरकार चाहती है कि गरीबी को पूरी तरह से क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। तो इसका दूसरा उद्देश्य क्या हो गया बताओ, गरीबी की समाप्ति, और समाप्ति को हम कहते हैं उन्मूलन। तो इसका दूसरा उद्देश्य क्या हो जाएगा, गरीबी उन्मूलन, राइट। गरीबी उन्मूलन का कार्य। गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य। नेक्स्ट अगला पॉइंट। अब अगला उद्देश्य क्या होता है कि जिन लोगों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, उसके इससे एक उद्देश्य से और भी पूरा होता है, जैसे पोषकता, यानी कि कुपोषण जो होते हैं, जो लोग कुपोषण के शिकार होते हैं, भाई गरीब लोग हैं, उनके पास इतने संसाधन तो नहीं है, तो जो उनके पास संसाधन कम है तो सरकार ने क्या किया, उन्हें सस्ती रेट पर क्या दे दिया, गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, दाल दे दी, ठीक है ना, आपने क्या दे दिए, चने दे दिए, तेल दे दिया, मसाले दे दिए। अब बताओ उसे हरी सब्जी ही तो खरीदनी है, तो रोज ना खरीदेगा तो सप्ताह में कम से कम 2-4 दिन तो खरीद ही लेगा। फिर भैया दूध भी खरीद लेगा, क्योंकि जो पैसा वो उनको जो सरकार दे रही है उसको खरीदने में खर्च करता, वो उनको सस्ते दरों पर मिल ही रहा है, तो जो पैसा बचेगा उससे वो बाकी की चीज़ों को खरीदेगा। इसका मतलब उस गरीब आदमी को भी एक पोषक युक्त भोजन प्राप्त हो जाएगा। मतलब जो वो कुपोषण का शिकार हो रहा था और उस कुपोषण की शिकार की वजह से वो अस्वस्थ रहता था, तो उसकी जो समस्या थी उस समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा, वो सीमित अवस्था में आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका अगला उद्देश्य क्या है, कुपोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्या को सीमित करना। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, इसका एक उद्देश्य ये हो गया। अगला उद्देश्य क्या है, आप जानते हैं कि जब इनको सस्ती दरों पर सरकार उपलब्ध करा रही है, ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, एक एक पॉइंट को समझते जाना, हर पॉइंट को समझना, हर पॉइंट को नोट करते जाना, ठीक है ना। फिर चाहे आप कोई भी एग्जाम देना, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप आरएस का एग्जाम दो, आप यूपी पीएससी का एग्जाम दो, आप यूपी एसआई का एग्जाम दो, या आप राजस्थान में एसआई का एग्जाम दो, किसी का भी एग्जाम दो, तो उसके लिए ये टॉपिक आपका हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। संभवतः इस टॉपिक से आने वाला कोई भी प्रश्न है वो आपकी पकड़ से बाहर नहीं होगा, निश्चित रूप से आपको इसके दायरे में वो प्रश्न मिल जाएगा और आप उसे निश्चित रूप से क्या करके आएंगे, करेक्ट करके आएंगे। तो देखो समझो, इसमें क्या होता है कि जब ये समस्या होगी तो अगला उद्देश्य क्या हो जाएगा, इसका अगला उद्देश्य ये है कि जब सरकार के द्वारा इनको ये अनाज उपलब्ध कराया जाएगा, ये खाद्यान्न के रूप में ये उपलब्ध कराया जाएगा, तो बताओ इससे जो उपभोक्ता हैं, जो उनको प्राप्त करने वाले हैं, जो इनको खरीद रहे हैं, उन उपभोक्ताओं के लिए एक व्यवस्था अच्छी नहीं हो गई। कैसे अच्छी हो गई कि उनकी मूल्य में स्थिरता हो गई, है ना। और मूल्य में स्थिरता क्या है कि सरकार ने एक निर्धारित मूल्य पर उनको उपलब्ध करा दी है ना, तो उन्हें पता है कितने रुपए में वहाँ से खरीद लाएंगे, बाकी का जो बचेगा उससे हम बाकी की चीज़ें खरीद लेंगे। और इसका एक दूसरा प्रभाव भी होता है कि बाजार में वस्तु जो सरकार उपलब्ध करा रही है उचित मूल्य की दुकान से, और वही वस्तुएं जो बाजार में होती हैं उनकी रेट कभी अप हो जाती है, कभी डाउन हो जाती है, मतलब कीमतों में अंतर आ जाता है। उन कीमतों में जो अंतर आता है वो इन गरीब लोगों की आय को प्रभावित करता था, लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि जब सरकार उन्हें निश्चित मूल्य पर उपलब्ध करा रही है तो बाजार में उनकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए या कितनी भी कम हो जाए, क्योंकि वो तो बाजार से खरीद नहीं रहे, वो तो कहाँ से खरीद रहे हैं बताओ, उचित मूल्य की दुकान से। उन्हें कौन दे रही है, सरकार दे रही है। इसका मतलब जो उपभोक्ता होते हैं उन उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता एवं मुद्रास्फीति के जो प्रभाव होते हैं उनको वो क्या करती है, कम करती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर आप इसका दूसरा उद्देश्य बता देंगे, अगला वाला, तो क्या बताएंगे, उपभोक्ताओं के लिए मूल्य में स्थिरता एवं स्फीतिकारी
दबाव को कम करने का उद्देश्य। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या होता है उद्देश्यों में? दूसरा अगला पॉइंट समझेंगे आप कि देखिए आपातकाल की स्थिति होती है, यानी प्राकृतिक आपदा आती है, तो प्राकृतिक आपदा के समय बाढ़ आ गई, भूकंप हो गई या सूखा आ गया, इससे क्या होता है? उत्पादन प्रभावित होता है। और जब उत्पादन प्रभावित होता है तो सरकार क्या करती है? पीडीएस के अंतर्गत जो उसने स्टोरेज कर रखा है, आगे पड़ा हुआ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो सार्वजनिक तौर पर अनाज की खरीद करता है, उसका स्टोरेज भी करता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करती है सरकार? आपातकाल की स्थिति में, यानी कह सकते हैं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, वो अनाज की कमी जो होती है उसको क्या करती है? पूरा करती है। क्लियर हो गया? और अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। साथ ही साथ जब उत्पादन कम होता है तो क्राइसिस होती है, कमी होती है, तो जिनके पास में पैसा होता है, वो सेठ जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पाद को खरीद लेते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है ना, जमाखोरी कर देते हैं, और पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद भी वो ये कह देते हैं कि भैया नहीं है। क्यों? तो उन्हें पता है, सबको पता है, बाढ़ आ गई, सूखा हो गई है तो नहीं है, जबकि उनके गोदाम में खूब भरा पड़ा है ना। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो इस जमाखोरी पर भी रोक लगती है। क्यों? क्योंकि सरकार क्या करती है? समाज के बहुत बड़े हिस्से को क्या करती है? सरकार पीडीएस के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराती है। उस समय भी कराती है जब प्राकृतिक आपदा हुई है, तो इसका मतलब जो जमाखोरी उन्होंने कर रखी है उसका प्रभाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर हो गया? कि मान लो जमा कर लो तुम, हम तो तुमसे खरीद ही नहीं रहे, हमें तो सरकार दे ही रही है। बताओ, लॉकडाउन में देखा कि नहीं देखा? और आज तक आप देख रहे हैं स्थिति क्या है? 80 करोड़ लोगों के लिए, ठीक है ना, क्या दिया जा रहा है बताओ? निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। अब जब उन्हें निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है तो बाजार में कोई कितनी भी कालाबाजारी कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है हम लोगों से? तो गरीब लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस बात को आप इसमें समझेंगे। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ? कि प्राकृतिक आपदा के समय प्राकृतिक आपदा के समय अनाज की कमी, अनाज की कमी अनाज की कमी होने पर अनाज उपलब्ध कराना, अनाज उपलब्ध कराना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आगे हम समझते हैं। आगे का पॉइंट आप क्या बताएंगे? कि अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित होती है, साथ ही साथ इससे क्या होती है? जमाखोरी पर क्या लगती है? रोक लगती है। तो बता देंगे आपातकाल यानी कि प्राकृतिक आपदा के समय प्राकृतिक आपदा के समय जमाखोरी पर रोक लगती है। ठीक है, अब आप इसमें लास्ट पॉइंट आप एक बात और समझेंगे। इस प्रकार सरकार क्या कर रही है बताओ? सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित कर रही है। तो समाज में एक सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करके वो क्या कर रही है बताओ? वो संविधान के लोक कल्याणकारी लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या कर रही है? सहयोग कर रही है। तो इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि पीडीएस व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार क्या कर रही है बताओ? सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करके समाज में वो लोक कल्याणकारी जो संवैधानिक उद्देश्य है उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। तो यहां पर लिख देंगे इस प्रकार सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान किया जाता है, न्याय प्रदान किया जाता है जो संविधान के
जो संविधान के लोक कल्याणकारी उद्देश्य को प्राप्त करने में सहयोगी होता है। और क्लियर हुआ कि हुआ? मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। तो इसका मतलब आपने क्या समझा बताओ? आपने पीडीएस के जो आपका उद्देश्य है उन उद्देश्यों के बारे में आपने डिटेल में समझ लिया। अब नेक्स्ट समझिए, आगे हमें समझना है कि जो पीडीएस व्यवस्था है वो होती क्या है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आइए समझते हैं पीडीएस व्यवस्था क्या है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पीडीएस व्यवस्था ठीक है। चलो, पीडीएस व्यवस्था क्या होती है? तो अब प्रश्न ये आता है हमारा कि ठीक है भाई, ये सब काम हो रहा है, लेकिन ये काम हो कैसे रहा है? कैसे लोगों को अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, वो व्यवस्था क्या है? कौन उपलब्ध करा रहा है, फिर उसे कौन खरीद रहा है, कौन उसे खरीदता है, कौन उसे कहाँ फिर रखा जाता है, उसे बात समझ में आई? और लोगों तक पहुंचाने का सिस्टम क्या है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था क्या है? इस सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में क्या होता है, ध्यान से समझना। इसमें सबसे पहले काम क्या किया जाता है? अनाज की खरीद की जाती है। किसके लिए भाई? खरीद करेंगे तभी तो लोगों को क्या देंगे बताओ? अनाज उपलब्ध कराएंगे। तो सबसे पहले अनाज की खरीद की जाती है और फिर उसका भंडारण किया जाता है। अनाज की खरीद करना, अनाज का भंडारण करना। तीसरा काम क्या है? उसका रख रखाव करना। उसका रख रखाव भी तो करना है, खराब नहीं हो जाए, उसकी क्वालिटी खराब ना हो जाए, सड़ गल ना जाए, ठीक है ना। और अगला काम क्या होता है इस पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत? अगला काम ये होता है कि वितरण एजेंसी है उनको इस अनाज को उपलब्ध कराया जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और जिसे डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं तो फिर आगे का काम क्या होता है? आगे का काम ये होता है कि इसके अंतर्गत राशन कार्ड आधार पर वितरण व्यवस्था होती है। यानी कि जिन लोगों को लाभ दिया जाता है, जिन गरीब लोगों को इसे उपलब्ध कराया जाता है, लाभार्थी के रूप में रखा जाता है, उनको राशन कार्ड दिया जाता है। और राशन कार्ड कैसे दिया जाता है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक इकाई माना जाता है और प्रत्येक इकाई को राशन कार्ड जारी किया जाता है और उसी राशन कार्ड के आधार पर उनको अनाज उपलब्ध कराया जाता है, उसकी पहचान की जाती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ गए? जिसने आपने नाम सुना होगा एपीएल, बीपीएल, अभी आगे आपका पूरा सिस्टम आएगा, पूरा अच्छे से समझाऊंगा आपको। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और इस प्रक्रिया में, इस व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों शामिल होती हैं। ठीक है बच्चों? तो आगे आप इसमें जो मैंने बताया उसको आप नोट करते चलेंगे। तो पहला क्या है बताओ? इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या काम किया जाता है? तो पहला काम क्या किया जाता है? अनाज की खरीद की जाती है। अनाज की खरीद करना। दूसरा काम क्या होता है बताओ बच्चों? अनाज की खरीद करना और अनाज का भंडारण करना। भंडारण करना। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या करना? उसका रख रखाव करना। रख रखाव एवं वितरण एजेंसी को उपलब्ध कराना। को उपलब्ध कराना। वितरण एजेंसी को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, इसमें कैसे काम होता है कि पीडीएस व्यवस्था में ये काम होता है, फिर इसे वितरण कैसे किया जाता है? तो इसके लिए क्या होता है? ये राशन कार्ड आधार पर वितरण व्यवस्था है। यह राशन कार्ड आधार पर वितरण व्यवस्था है।
ठीक है। और राशन कार्ड किसको दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक परिवार को एक इकाई के रूप में माना जाता है, यानी कि प्रत्येक इकाई के लिए राशन कार्ड जारी किया जाता है। तो इसका मतलब राशन कार्ड किसको मिलता है, एक इकाई को। तो यहाँ पर बता देंगे प्रत्येक इकाई को, प्रत्येक परिवार को एक इकाई माना जाता है, एक इकाई माना जाता है, एक इकाई माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे, और प्रत्येक इकाई को राशन कार्ड जारी किया जाता है। और प्रत्येक इकाई को क्या किया जाता है बच्चों, बताओ, राशन कार्ड जारी किया जाता है। सॉरी, प्रत्येक इकाई को राशन कार्ड जारी किया जाता है। प्रत्येक इकाई को राशन कार्ड जारी किया जाता है। अगला काम क्या होता है इसमें, ध्यान से समझेंगे कि इन सब व्यवस्था में क्या होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों व्यवस्था का भाग होती है। तो बता देंगे व्यवस्था में केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों भागीदार होते हैं, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जब केंद्र और राज्य सरकार दोनों भागीदार होते हैं तो अब आप यहां पर बताएंगे कि जब केंद्र और राज्य दोनों भागीदार होते हैं तो केंद्र सरकार का क्या काम होता है और राज्य सरकार का काम क्या होता है ना। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो व्यवस्था है इसमें केंद्र सरकार क्या क्या काम करती है और राज्य सरकार क्या क्या काम करती है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम किस पे बात कर लेते हैं, बताओ, केंद्र सरकार पर। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केंद्र सरकार का क्या काम होता है, उस केंद्र सरकार के काम पर हम चर्चा कर लेते हैं। ओके बच्चों, चलो आ जाओ। तो अब आप हेडिंग डालेंगे कौन सा, बताइए। आप बताएंगे केंद्र सरकार के कार्य। केंद्र सरकार के क्या, केंद्र सरकार क्या क्या काम करती है, अब आप यहां पर समझेंगे। तो देखिए, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं और कलर में कोई समस्या आए तो मुझे जरूर बताएंगे, है ना। दिखने में, वैसे दिखने में समस्या आएगी नहीं, तो आपको यहां पर समझा देता हूं। देखिए, केंद्र सरकार का काम क्या होता है कि लोगों के लिए अनाज उपलब्ध कराया जाता है, उसकी खरीद कौन करती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं करती है। इसका मतलब अनाज की खरीद करने का काम किसका किया जाता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार करती है। और उसके भंडारण का कार्य भी कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो केंद्र सरकार के द्वारा अनाज की खरीद करना, अनाज का भंडारण करना, साथ ही साथ जो थोक मूल्य पर वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य भी कौन करती है, राज्य सरकार करती है। एवं राज्य के लिए, राज्यों को, क्योंकि भाई बांटता कौन है बताओ, केंद्र सरकार तो पूरे देश के लिए होती है, लेकिन हर जो नागरिक है वो किसी न किसी राज्य में रहता है। इसका मतलब केंद्र सरकार राज्य को देती है, राज्य अपने अपने राज्यों में किसको देते हैं, वो लोग गरीब शोषित लोगों को अनाज उपलब्ध कराते हैं। तो केंद्र सरकार खरीद करती है, भंडारण करती है और फिर उस अनाज को और जो खाद्य सामग्री है उनको उचित मूल्य पर, या ये कह सकते हैं कि उनको एक कंट्रोल रेट पर उनको क्या करती है, उपलब्ध कराती है। और उपलब्ध कराने के बाद उनकी उपलब्धता राज्य सरकार को, राज्य वितरण एजेंसियों को कराती है। फिर राज्य वितरण एजेंसी क्या करती है, उन्हें उन लाभार्थियों तक पहुंचा देती हैं और उनको संपूर्ण लाभ प्रदान करती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर इस बात को आप समझा देंगे। ओके,
तो बताइए इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार का पहला काम क्या है, अनाज की खरीद करना। अनाज की खरीद करना। ठीक है, उसका क्या करना बताओ, भंडारण करना। अनाज की खरीद करना, अनाज का भंडारण करना। नेक्स्ट, और फिर आप बता देंगे कि जो आपकी सरकार है वो क्या करती है, वितरण एजेंसी को, या आप ये कह सकते हैं, थोड़ा सा इसे मिटाइए, वस्तुओं को वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना। किसके लिए बताओ, जो वितरण एजेंसी है, तो अनाज को किसको उपलब्ध कराना बताओ, अनाज को राज्य वितरण एजेंसी को उपलब्ध कराना। ये काम किया जाता है। अब ये केंद्र सरकार के काम हो गए। इन केंद्र सरकार के कामों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, अनाज की खरीद करना। तो अनाज की खरीद सरकार करती कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको समझना है। तो चलिए अब हम ये समझेंगे कि राज्य सरकार, क्या बोलते, केंद्र सरकार के द्वारा अनाज की खरीद कैसे की जाती है। ठीक है ना, चलिए अनाज की खरीद करना। अनाज की खरीद करना, समझो अनाज की खरीद करने का क्या प्रोसेस होता है वो आप समझ लेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा अनाज की खरीद जो की जाती है उसके बारे में केंद्रीय संस्था है, केंद्रीय संस्था FCI, नाम सुना होगा आपने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका गठन कब किया गया, 1965, 1965। FCI के द्वारा क्या किया जाता है, सरकार अनाज की खरीद करती है। अगर हम अनाज की खरीद FCI करती है तो इसका क्या प्रोसेस रहता है और किस किस तरीके से होता है वो आप समझ लेंगे। तो FCI जो है अनाज की खरीद करती है वो दो मूल्यों पर करती है। तो कैसे करती है आप समझिए। FCI के द्वारा अनाज की खरीद की जाती है वो दो मूल्यों पर की जाती है। यहाँ पर आप इसे लिख देंगे, सरकार के लिए अनाज खरीद का कार्य करती है, अनाज खरीद का कार्य करती है। तो जो FCI है कैसे खरीदती है वो आप बता देंगे। FCI के द्वारा अनाज खरीद की जो की जाती है वो आप यहाँ पर बताएंगे। दो मूल्यों पर किया जाता है, वो दो मूल्य कौन कौन से हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है। दो अकाउंट होते हैं, इसमें क्या होता है, ओपन एंडेड सिस्टम और क्लोज एंडेड सिस्टम। जब FCI अनाज की खरीद करती है तो उसके कितने आधार होते हैं, दो। ओपन एंडेड सिस्टम और क्लोज एंडेड सिस्टम।
क्लियर हो गया कि ओपन एंडेड सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, आप यहां पर समझेंगे। ओपन एंडेड सिस्टम के अंतर्गत जो एफसीआई के द्वारा सरकार खरीद करती है उसको आप समझ लेंगे। यहां पर क्या होता है, जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वो मूल्य समझेंगे। इसमें क्या होता है, ओपन एंडेड सिस्टम के अंतर्गत एफसीआई के माध्यम से सरकार क्या करती है, उन किसानों से अनाज खरीदती है जिनके पास अनाज की उपलब्धता है, और ये ऑलवेज खुला रहता है, जब चाहे तब हमेशा इसके सिस्टम के माध्यम से किसान अपनी जो फसल है उसकी बिक्री कर सकता है, सरकार को बेच सकता है। क्लियर हो गया। और इसका मतलब ये हुआ, इसका ओपन एंडेड सिस्टम जो होता है, किसानों के पास अनाज की उपलब्धता के आधार पर सरकार इस व्यवस्था के तहत अनाज की खरीद करती है। इसका मतलब आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इस पर जो मूल्य होता है वो कौन सा होता है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नाम सुना होगा। तो एमएसपी रेट पर खरीदती है। इसका मतलब यहाँ पर ओपन एंडेड सिस्टम के बाद क्लोज एंडेड सिस्टम क्या होता है, क्लोज एंडेड सिस्टम जो होता है इस पर जो सरकार खरीदती है उसे किस मूल्य पर खरीदती है, लेवाली मूल्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान रखना। कौन सा मूल्य बताओ, लेवाली मूल्य। तो लेवाली मूल्य पर जो अनाज की खरीद करती है सरकार, वो किसके अंतर्गत करती है, क्लोज एंडेड सिस्टम के अंतर्गत करती है। और एमएसपी मूल्य पर किसके अंतर्गत करती है, ओपन एंडेड सिस्टम के अंतर्गत करती है। हम इन दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं, आप यहाँ पर आप समझेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ओपन एंडेड सिस्टम जो होता है, इस ओपन एंडेड सिस्टम के अंतर्गत सरकार क्या करती है, किसानों के पास में जो अनाज है उपलब्ध है उस उपलब्धता के आधार पर खरीदती है। तो यहां पर बता देंगे, किसानों के पास अनाज की उपलब्धता के आधार पर खरीद की जाती है। क्लियर हुआ। और जब ऐसा होता है तो इसके लिए मूल्य कौन सा निर्धारित होता है, तो किस मूल्य पर खरीदती है, तो मूल्य यहां पर आप बता देंगे। अभी मैंने बताया मूल्य क्या होता है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसे क्या कहते हैं बताओ, न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर क्या किया जाता है, इसकी खरीद सुनिश्चित की जाती है, एमएसपी पर। अगर हम बात करें किस पर, ध्यान से समझेंगे, क्लोज एंडेड सिस्टम। क्लोज एंडेड सिस्टम के अंतर्गत जब सरकार के द्वारा अनाज की खरीद की जाती है बाजार से, तो किसके आधार पर की जाती है, वो भी आप समझेंगे। इसके अंतर्गत जो अनाज की खरीद की जाती है उसे आप नोट करेंगे। थोड़ा सा मार्क का जो है तकनीकी नॉलेज थोड़ी मुझे कम है भाई। थोड़ा सा तकनीकी डिस्टर्बेंस है, आप परेशान ना हो इसके लिए। चलिए संभवतः आ गया होगा। हाँ देखो, क्लोज एंडेड सिस्टम जो है इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो अनाज की खरीद की जाती है सरकार के द्वारा, वो किस पर बताओ, एफसीआई अपनी आवश्यकता के अनुसार
बाजार से अनाज की खरीद करती है, अनाज की खरीद करती है। अच्छा, अपनी आवश्यकता से मतलब उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो देखिए किसान बेचे ना बेचे वो उसकी इच्छा है, लेकिन अगर एफसीआई को लगता है, सरकार को लगता है कि भंडार कम है, ऐसी स्थिति में उसके भंडारण को पूरा करने के लिए किसानों ने अपनी मर्जी से जो उसको बेचा है अनाज वो कम पड़ रहा है, तो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए फिर वो बाजार से क्या करती है, अनाज खरीदती है। और ये किसके आधार पर होता है, उसकी आवश्यकता है भाई, इस आवश्यकता के आधार पर खरीदती है, तो उसके लिए मूल्य क्या होता है, वो मूल्य आप यहाँ पर बता देंगे। किस मूल्य पर खरीदती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मूल्य। जैसा मैंने बताया, कौन सा मूल्य होता है, लेवाली मूल्य। कौन सा, लेवाली मूल्य। क्लियर हो गया कि नहीं, बाजार मूल्य पर, लेवाली मूल्य पर खरीदती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अब आपने समझ लिया दोनों के दोनों पर, तो एफसीआई किस प्रकार से खरीदती है। अब इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, वो किसका आता है बताओ बच्चों, वो आता है एमएसपी का। तो एमएसपी किसे कहते हैं, एमएसपी के बारे में हमें समझना है। तो अब हम समझते हैं क्या है एमएसपी। जब सरकार आवश्यकता के अनुसार न खरीद करके उपलब्धता के आधार पर अनाज खरीदती है किसानों से, तो किसानों के पास जितना भी किसान के पास में क्या है, फसल है, और उसे वो बेचना चाहता है, तो सरकार उसे खरीदेगी, उसे मना नहीं कर सकती। और जिस रेट पर खरीदती है उस रेट को हम क्या कहते हैं बताओ, उसे कहते हैं एमएसपी। अब एक प्रश्न आ गया कि एमएसपी होता क्या है ना। मेरा मन कर रहा है इसे बताने का, बता दूं, चलो मैं बता ही देता हूं, आ जाओ। देखिए एमएसपी क्या होता है, इसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या कहा जाता है इसे बताओ, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, इसकी परिभाषा के बारे में आप समझ लेंगे। क्लियर हो गया। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, वह कम से कम मूल्य, ध्यान से समझना, वह कम से कम मूल्य जिस पर सरकार के द्वारा किसानों को उनकी फसल खरीदने का आश्वासन दिया जाता है ना। कहते हैं सरकार ने क्या किया, एमएसपी जारी की है ना। तो एमएसपी जारी करने का मतलब क्या होता है, सरकार किसानों से ये कहती है कि देखो भाई, आपके गेहूं का बाजार में मूल्य चाहे जो हो, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आप उत्पादन कीजिए, हम आपके गेहूं को इस मूल्य पर खरीद लेंगे। अगर इस मूल्य से ज़्यादा अगर आपको बाजार में इसका दाम मिलता है तो बाजार में बेच दो, और अगर आपको लगता है कि बाजार में आपकी जो क्या है, आपकी फसल है, उसका मूल्य आपको कम मिल रहा है, तो हम आपको पहले से ही कह दे रहे हैं कि इतने मूल्य पर आप हमें बेच दें। इसका मतलब क्या हो गया, ये आश्वासन हो गया है ना। सरकार ने क्या किया, आश्वासन दिया किसानों को कि आप परेशान न हो, आप जितना चाहो उत्पादन कर लो। क्योंकि होता क्या है, होता ये है कि किसान की फसल अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो फिर उसका भाव जो है फसल का वो बहुत कम हो जाता है, उसका मूल्य बिगड़ जाता है। ऐसी स्थिति में किसान की लागत भी नहीं निकल पाती, तो किसान की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति में आ जाती है। तो सरकार इस बात को कहती है कि भैया अब चाहे तुम कितना भी उत्पादन कर लो, कितनी भी फसल का उत्पादन हो जाए, कितना भी ज़्यादा हो जाए, आपका इस मूल्य से रेट कम नहीं मिलेगा। अगर बाजार इससे ज़्यादा ले रहा है और तुम्हें उससे फ़ायदा हो रहा है तो बाजार को दे दो, और अगर बाजार नहीं खरीद रहा है तो इस मूल्य पर हम आपसे खरीद लेंगे। एक निश्चित मूल्य निर्धारित किया जाता है, इसी को कहते हैं एमएसपी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आप जानते हैं कोरोना काल में जो किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया था, उसको क्या किया गया था, उसमें इसी बात की मांग की गई थी कि एमएसपी को क्या कर दो बताओ, एमएसपी को क्लियर कर दो, उसके लिए कानून बना दिया जाए जिससे कि कोई दिक्कत ना हो उसके लिए, हमेशा के लिए। तो समझिए इस चीज़ को, तो बता देंगे आप इस चीज़ के लिए क्या बताएंगे, आप बताओ, परिभाषा बता दो। वह कम से कम मूल्य, वह कम से कम मूल्य
जिस पर सरकार के द्वारा किसानों को उनकी फसल खरीदने का आश्वासन दिया जाता है। आश्वासन दिया जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पॉइंट फर्स्ट। पॉइंट टू, तो ये तो आपको पता चला कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। कि अब आपको ये पता करना है कि वर्तमान में सरकार के द्वारा कितनी फसलों पर एमएसपी जारी किया गया है, कितनी फसलों को एमएसपी के अंतर्गत लाया गया है। तो यहां पर बता देंगे, वर्तमान में सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा 23 फसलों के लिए एमएसपी जारी किया गया है। ठीक है ना, ये है। लेकिन ध्यान रखेंगे, इसके लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये याद रखना है। वो याद क्या रखना है वो समझा देंगे आपको हम, कि जो गन्ना होता है, गन्ने के लिए अलग से फेयर प्राइस की क्या की जाती है, घोषणा की जाती है। तो यहां पर बता देंगे, गन्ने के लिए फेयर प्राइस की घोषणा की जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि गन्ना की खरीद के लिए सरकार क्या करती है, फेयर प्राइस का क्या करती है, घोषणा करती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहां पर ये बात आपने समझी। अब हम बात करते हैं कि ठीक है भाई, अच्छी बात है ये। तो एमएसपी जो होती है, उस एमएसपी की जो रेट निर्धारित की जाती है, जैसे कहा कि भाई कि आपके किसान है, किसान का जो गेहूं है, एमएसपी रेट उसके लिए जारी कर दी कि 2150 रुपये उसके लिए एमएसपी रेट है। और फिर से बीच में बढ़ा भी देते, कह दिया 2250 रुपये, 100 रुपये बढ़ा दिया, यानी कि 2250 रुपये प्रति कुंटल के आधार पर सरकार आपसे गेहूं खरीदेगी। तो ये 2250 रुपये सरकार ने एमएसपी जारी की गेहूं के लिए, इसका आधार क्या है, इसकी गणना का क्या आधार है, सरकार कैसे निर्धारित करती है कि किसानों का जो गेहूं है प्रति कुंटल 2250 रुपये में खरीदना चाहिए, इससे उसको फायदा होगा। ठीक है ना, तो इसकी गणना का आधार क्या होता है। तो अब हम समझेंगे कि एमएसपी की गणना की कैसे जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम अगला पॉइंट आपको बता देते हैं। गणना का आधार, तो यहां बता देंगे, एमएसपी की गणना का आधार। याद रखेंगे, एमएसपी की गणना का जो आधार है, वो एमएसपी की गणना का आधार क्या है वो आप यहां पर समझेंगे। एमएसपी की गणना का आधार किसको बनाया गया है, C2 लागतों को बनाया गया है। किसको बताओ, C2 लागत। इसका आधार C2 लागत। इनका आधार क्या है बताओ, C2 लागत। अब C2 लागतों का मतलब क्या होता है, C2 लागतों का मतलब ये होता है कि सुनो भैया, किसान ने फसल का उत्पादन किया तो फ्री में हो गया क्या, कहेंगे नहीं हुआ है।
तो फसल का उत्पादन करने के लिए किसान ने लागत लगाई है ना। और जब आप उसकी फसल की कीमत का आश्वासन दे रहे हो तो भैया उस आश्वासन में ये भी तो होना चाहिए कि भैया उसकी लागत कितनी लगी है। अब सपोज करो जितनी किसान की लागत लगी है उतनी ही आप उसका मूल्य निर्धारित कर दो, तो बताओ ये कोई आश्वासन है? ये तो एक तरह से क्या है, चीटिंग है, धोखा है ना। धोखा हो गया कि नहीं हो गया कि भैया जितना उसका लगा है उतना ही आपने रेट कर दिया कि इतने में खरीदेंगे। सपोज करो, मान लीजिए सपोज करो 50 रुपीज़ पर केजी के आधार पर किसान की लागत आ रही है उत्पादन की, और आपने कह दिया कि भैया 15 रुपये प्रति केजी के आधार पर ही हम आपकी फसल को खरीद लेंगे। तो बताओ ये कोई आश्वासन देना हो गया क्या? ये तो एक तरह से चीटिंग करना हो गया, है ना, कोई मतलब नहीं है। तो भैया उसको क्या फ़ायदा हुआ? उसने अपनी लागत लगाई, उतना ही उसे मिला, तो उससे क्या मिला भैया? उसने पूरी साल कमाई की, पूरी मेहनत की। इसका मतलब कि भैया उसकी जो लागत लगी है उस लागत पर उसका जो खर्चा हुआ वो क्या हुआ है, प्लस उसके अलावा उसको लाभ भी तो मिलना चाहिए, तब जाकर के कोई कीमत क्या होगी, आश्वासन की चीज़ अच्छी मानी जाएगी। तो इसमें इसी चीज़ को रखा गया है। तो C2 लागतों में किन किन लागतों को शामिल किया गया है, तो आप यहाँ पर इस बात को समझेंगे। तो C2 लागतों में कौन कौन सी लागत है, तो इसमें आप बता दीजिएगा। तो C2 लागतों के आधार पर गणना की जाती है, जिनमें से पहली वास्तविक लागत है। वास्तविक लागत C2 लागतों में किसको शामिल किया जाता है बताओ? वास्तविक लागतों को शामिल किया जाता है। और वास्तविक लागत का मतलब क्या होता है? जैसे किसान के द्वारा अपने खेत में क्या डाला जाता है? बीज डाला जाता है ना, वो उर्वरक का प्रयोग करता है, उसके द्वारा क्या कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है कि नहीं किया जाता? कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। उसके द्वारा क्या की जाती है? फसल की सिंचाई की जाती है, इत्यादि बहुत प्रकार के जो लागत है उस पर खर्च करता है। उसका पैसा खर्च हुआ कि नहीं हुआ? खाद डाला, बीज डाला, कीटनाशक का प्रयोग किया, सिंचाई सुविधा की, बहुत सारे उसके खर्चे हुए। ये उसकी वास्तविक लागतें जो होनी ही होनी है। अगर इन पर खर्चा नहीं होगा तो फसल का उत्पादन कैसे होगा? प्लस इसके बाद वो खुद भी तो उसमें काम कर रहा है, उसके परिवार के सदस्य भी तो उसमें काम कर रहे हैं। बताओ भैया अपनी खेती में काम करने पर उन्हें कौन तनख्वाह देने वाला है? तो जो भाई घर में रहने वाला व्यक्ति है उसने मान लीजिए 2 बेटे हैं और पापा है, दोनों तीनों बाप बेटे क्या कर रहे हैं? पूरे साल खेती में लग रहे हैं। तो उनकी जो लागत है वो तो बीज, उर्वरक, खाद, इसमें जो तो वो संभाल लें, लेकिन भैया पूरे साल उन्होंने काम किया। अगर वही काम वो किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में काम करते तो उनको सैलरी नहीं मिलती पर डे के आधार पर? जरूर मिलती। तो C2 लागतों के अंतर्गत MSP के निर्धारण में इस बात को इंगित किया गया कि भैया जो परिवार का सदस्य पारिवारिक श्रम है उसका भी तो उसमें श्रम शामिल होना चाहिए। उसके आधार पर ही क्या है, उसकी लागत MSP रेट जारी होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसमें वास्तविक लागतों के साथ साथ इसमें क्या आता है बताओ? पारिवारिक श्रम को भी इसमें शामिल किया गया है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पारिवारिक श्रम। तो दूसरा क्या हो जाएगा बताओ? पारिवारिक श्रम। पारिवारिक श्रम। और तीसरा पॉइंट, इसे भी आप याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि जिस C2 लागतों को आप बात कर रहे हैं उसमें एक चीज़ और है। मान लीजिए उसकी खुद की ज़मीन है लेकिन भेज पर भी तो ले लेते हैं भाई, दूसरे की ज़मीन को किराए पर। अब दूसरे की ज़मीन को किराए पर लेंगे तो उस किराए पर उसका भुगतान करना पड़ेगा ना, तो वो उसकी लागत में ही तो शामिल होगा। लेकिन जिस किसान की अपनी खेती है, जिसकी निजी अपनी ज़मीन है, तो उसमें भी तो वो मूल्य होना चाहिए। अगर वो उसे किस पर लेता बताओ? किराए पर लेता, तब उत्पादन करता तो उसकी लागत भी तो संभाली जाती। इसका मतलब भूमि का किराया भी इसमें क्या होता है? शामिल होता है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? भूमि का किराया। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? भूमि का किराया। भूमि का किराया। ये तीनों जो है लागतों को C2 लागतों में शामिल किया जाता है और इन पर कितना खर्चा आया है उसके आधार पर MSP जारी की जाती है। अब आपके लिए एक प्रश्न आया था, RS 2016 में पूछा गया था, मैं आपके लिए बता देता हूँ। इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। कौन सा? RS 2016 में प्रश्न आया था, इसी से पॉइंट था, आप इसे समझेंगे। इसमें लिखा था कि MSP जब जारी की जाएगी सरकार के द्वारा, वो MSP बराबर होगी कितनी बताओ? C2 लागत के बराबर। है ना? एक ऑप्शन था MSP इज लेस देन C2 लागत,
फिर क्या है, MSP इज ग्रेटर देन C2 लागत। ठीक है, अब इस प्रकार से और एक ऑप्शन आप लिख सकते हैं यहाँ पर MSP या फिर नन ऑफ दीज। अब इसमें से ये प्रश्न आपको RS में पूछा गया था, बताओ RS में आने वाले इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अगर आप कहते हैं कि इसमें MSP C2 लागतों के बराबर है, तो बताओ भैया जितना उसकी लागत लगी है उतनी ही आप उसकी कीमत धर रहे हैं, उस कीमत निर्धारित कर रहे हैं फसल की, तो किसान को कुछ फायदा हुआ क्या? कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो MSP बराबर है C2 लागत के, क्या ही सही है? ये गलत आंसर है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। दूसरा, MSP इज ग्रेटर देन, MSP इज लेस देन C2 लागत। इसका मतलब क्या हुआ कि MSP जो है वो लागतों से कम है, तो ये तो भैया टोटल क्या हो गया, घाटा हो गया। लागत लग रही है 100 रुपये में, यानी 15 रुपये पर केजी के आधार पर अनाज का उत्पादन किया, और पता चल सरकार कह रही है कि हम आपका 12 रुपये प्रति केजी के आधार पर आपका गेहूँ खरीदेंगे। तो बताओ किसान को कोई फायदा है? उसको तो और नुकसान हो गया। इसका मतलब आंसर आपका कौन सा, ये भी क्या है, गलत हो गया। अच्छा, C2 लागतें से ज़्यादा MSP है, ये करेक्ट आंसर हो गया। इसका मतलब क्या है कि MSP जब भी जारी की जाएगी, उस MSP जब जारी की जाएगी तो उसमें क्या होगा बताओ, जो लागत है उससे ज़्यादा क्या होगा, MSP होगा। दैट इज द करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मैं समझता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो C2 लागतें होती हैं। अब प्रश्न ये आता है कि इसके अंतर्गत आपका C2 लागतें जो होती हैं तो कितना ज़्यादा इसको रेट किया जाता है, तो ध्यान रखना लागतें जो C2 लागतें हैं, MSP रेट जो जारी की जाती है वो ध्यान रखेंगे। MSP C2 लागतों से 50% अधिक निर्धारित की जाती है। निर्धारित की जाती है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो यहां पर आप इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि जितनी लागत लगी है भैया उससे 50% ज़्यादा MSP रेट दी जाएगी, ताकि किसान को क्या हो, फायदा हो सके। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब बात इस बात पर आती है कि C2 क्या बोलते हैं, MSP की गणना का जो आधार है, गणना इस तरह से की जाती है। तो इस आधार पर जब गणना की जाती है तो MSP को निर्धारित कौन करता है, तो इसके लिए निर्धारित करने वाली व्यवस्था क्या है, आप एक बार इस चीज़ को जरूर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। तो देखो, निर्धारण, MSP का निर्धारण कौन करता है? MSP का निर्धारण यानी कि MSP कौन निर्धारित करता है, कौन कहता है कि भैया इतनी रेट है, गेहूं की इतनी है, चावल कितना है, तो कौन निर्धारित करता है इसके लिए? तो बता देंगे, इसके लिए एक केंद्रीय संस्था है जिसका नाम क्या है, इसका निर्धारण करने का काम कौन करता है, वो बता देंगे, CACP। CACP इसे कहते हैं कृषि कीमत एवं लागत आयोग। कृषि कीमत एवं लागत आयोग। क्लियर हुआ? 1965 में इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। और इसका जो वर्तमान नाम है, जिस नाम से आप इसे जान रहे हैं, इसका नाम क्या है, वर्तमान नाम कब रखा गया, 1985। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसका निर्धारण किया जाता है। तो CACP के द्वारा, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, कृषि कीमत एवं लागत आयोग के द्वारा क्या किया जाता है बताओ, MSP का निर्धारण किया जाता है। राइट हुआ? अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, लेकिन ये सिफारिश करने वाली एजेंसी है, अंतिम निर्णय नहीं देती। इसका मतलब CACP MSP का निर्धारण करने की क्या देती है, सिफारिश करती है। तो ये क्या बताएंगे, इसके सिफारिश करने वाली संस्था।
ठीक है ना, नोट। अगला पॉइंट क्या है कि एमएसपी पर अंतिम निर्णय, एमएसपी पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है? केंद्रीय जो प्रधानमंत्री होता है, जैसे 3 समितियां होती है, केंद्रीय नियुक्ति आयोग होता है, ठीक है ना, और एक होती है कि जिसमें जो केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं बताओ? अध्यक्ष होते हैं। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है जिसके द्वारा कीमत निर्धारण का काम किया जाता है। तो केंद्रीय कीमत निर्धारण जो आपकी समिति है उसके द्वारा किया जाता है। तो केंद्रीय कीमत निर्धारण समिति के द्वारा क्या किया जाता है? अंतिम निर्णय लिया जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो एमएसपी का निर्धारण कौन करती है? सीएसीपी। सीएसीपी का गठन कब हुआ? 1965 में। उस समय से कृषि लागत आयोग के द्वारा समझाया जाता था। वर्तमान में सीएसीपी का नाम वर्तमान में 1985 से आया, जिसे कहते हैं कृषि कीमत एवं लागत आयोग। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आज आपने क्या समझा कि आपने एमएसपी के बारे में समझ लिया। अब ये केंद्र सरकार की भूमिका के बारे में समझा है। जब हमारी अगली क्लास होगी तो उस अगली क्लास में हम क्या बताएंगे बच्चों? आपको बताओ कि पीडीएस के अंतर्गत राज्य सरकार की क्या भूमिका है। तो ये आपने समझ लिया। तो राज्य सरकार की क्या क्या भूमिका है, राज्य सरकार क्या करती है, बाकी का सिस्टम कैसे काम करता है, हम इस पर अगली क्लास में चर्चा करेंगे। क्लास कैसी रही, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट्स के माध्यम से हमें बताना है कि आपको आज की क्लास कैसी अच्छी लगी, आपको जो कंसेप्ट हमने समझाए वो कितना आपकी समझ में आए। अगर कहीं कोई समझ में नहीं आता है तो पॉज करके दोबारा से उसे रिपीट करके सुन सकते हैं और इसका नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है ना। लक्ष्य बड़ा रखो, बशर्ते कि आपका कमिटमेंट अच्छा होना चाहिए। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, और अगर सबसे बड़ा क्या होता है? आपका साहस होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप अपने साहस से डटे रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए। अगली क्लास में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। सभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।